गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। छोटे पिंड मतलब क्षुद्र, ठीक है। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। हम इस सब जितना भी हम टिक मारे हैं, इस सब का ऑब्जेक्टिव हम बना कर डालेंगे। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। ये भी पॉइंट है। क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग है। क्षुद्र ग्रह कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं? तो ग्रहों के टूटे हुए भाग है, ठीक है, जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सीरस। ये वाला जो ग्रहों के नाम है, उसके अपने अक्ष पर कितना समय में घूमता है ना, फिर सूर्य के चारों ओर कितना लगता है, हम ये जो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उसमें हम इसको डालेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं। तो हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। जय श्री राम। ये तारे नहीं होते, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। चलिए, अब यहाँ से है ना, पता है, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय क्या होता है, वह नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। और जब हमारे वायुमंडल में आती है तो हमको लगता है कि ये उल्का पिंड है, क्योंकि वायुमंडल में घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब आकाशगंगा या तारों की नदी। आकाशगंगा किसे कहते हैं? तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, जहाँ पे तारे ही तारे हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी है। एक आकाशगंगा नहीं है, अनेक है। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। यहाँ से खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं किताबी भाषा के अनुसार, ठीक है। सप्तर्षि तारों का समूह, ये एक टॉपिक है। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। अतः उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आता है, जिसे क्या बोलते हैं? सप्तर्षि तारा। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, जय अत्रि, श्री राम। वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। ये जो 7 महर्षि है, इसके नाम पर ये 7 तारों का नाम रखा गया है। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ये 7 तारों को। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है।
ध्रुव तारा, यह एक स्थिर तारा है। ध्रुव तारा कैसा तारा है? यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्री में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है।